हेलो मेरे शिक्षक बंधु, आशा है खूब अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत दिन बाद आपको ये वीडियो जा रहा है, लेकिन इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज हमने एक मैराथन का प्रयास किया है और इस वीडियो के बाद आपको संख्या पद्धति से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आराम से आप कर लेंगे, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। सारी चीज़ को हमने सम्मिलित किया है। थोड़ा क्लास लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप अच्छे से जान जाएँगे और मुझे विश्वास है कि इसके बाद आपको कोई भी समस्या आपको संख्या पद्धति का मतलब विभाज्यता का नियम भी पढ़ना है, डिविजिबिलिटी लॉ, फिर आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या है, अपवर्तक क्या होता है। ये सारे विभाज्यता के नियम के बाद आपको परिमेय संख्या क्या होती है, फिर भिन्न क्या होता है, भिन्न वितत भिन्न क्या होता है, सरल भिन्न क्या होता है, उसके बाद समान भिन्न क्या होता है, असमान भिन्न क्या होता है। सारी चीज़ को आप बेहतर ढंग से जानेंगे। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, अब हमने क्या किया, नंबर सिस्टम में नंबर क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में जानने से पहले हम लोग को पता है जो हम लोग गिनती गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने क्या बोला? हमने बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक संख्या 0। यही 10 जो हैं, यही टोटल नंबर है और इसी से फॉर्मेट करके इसी से बड़ा सा बड़ा हम लोग संख्या बना सकते हैं, यही 10 संख्या की सहायता से। अब हमारा शुरू होता है कि इसको हम लिखें कैसे। इसको लिखने की 3 पद्धति है जो हम लोगों के सिलेबस में है। एक है हमारा भारतीय गणना प्रणाली, जिसे हिंदू अरेबिक प्रणाली, हिंदू अरेबिक क्यों कहते हैं, थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। होता यह है कि भारत में ही सबसे पहले मतलब गणित जो है, गणितज्ञ जो होता है भारतीय ही हुआ करते थे। तो जब 711 में राजा दाहिर पे, 711 12 दोनों आप मान सकते हैं, 12 पे राजा दाहिर पे इनका मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ। उसके बाद से जो हमारा मतलब आप कह सकते हैं अरबों के साथ व्यापारिक संबंध हुआ। तो व्यापारिक संबंध में केवल रुपया पैसा या सामान का आदान प्रदान नहीं होता है, हमारे गणित का भी आदान प्रदान हुआ। इसीलिए वहाँ की जो भी पद्धति है वो भी उसी तरह। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये भारतीय प्रणाली है? तो जिस संख्या में, जिस पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, संख, महासंख, इस तरह करके बात आए, उसको हम कहते हैं भारतीय प्रणाली। थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं। आ जाओ भाई आप। उसको हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली का मतलब जिसमें हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की बात की जाए। अब आते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ की बात करेंगे तो वो भारतीय प्रणाली या अरेबिक प्रणाली हो गया। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली मतलब होता है क्षमा चाहता हूं, जिसमें मिलियन बिलियन की बात करें, ट्रिलियन की बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद लाख न आए, 100,000 आ जाए, फिर 1 मिलियन आए, फिर 10 मिलियन आए, फिर 100 मिलियन आए, फिर 1 बिलियन आए, फिर इसी तरह। तो जब इसमें बिलियन ट्रिलियन की बात करेंगे वो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली हो जाएगा, और जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की बात की जाएगी वो जो होगा वो क्या होगा, भारतीय प्रणाली। अब रोमन प्रणाली भी आई। रोमन प्रणाली में क्या हुआ, जैसे हम लोग अमूमन इटली जो है, इटली की राजधानी रोम थी और उससे एक संख्या चली, ये रोमन, और इसकी सहायता हम लोग ज्यादा करते हैं। इसकी सहायता से इसमें क्या है, एक के लिए हम आई लिखते हैं, फिर उसके बाद 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, और इसी को आगे पीछे करके अभी हम आपको संख्या बना के दिखाते हैं, बहुत ही आसान है। तो क्या है, इसको हम 5 कहते हैं, इसको हम 10 कहते हैं, इसको हम 50 कहते हैं, इसको हम 100 कहते हैं, इसको हम 500 कहते हैं और इसको हम 1000 कहते हैं। अब जैसे मुझे कोई संख्या बनाना हो, सपोज करिए कि मुझे बनाना है 47, तो हमेशा याद रखना है, जैसे ही कोई संख्या पहले आएगी तो उतना घट जाएगी और बाद आएगी तो वो बढ़ जाएगी। जैसे सपोज करिए L का 50 होता है, तो L तो हमारा ऑलरेडी हो गया 50। अब 50 में से 3 माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए हम 40 का सहायता करते हैं। अब x और l क्या हो गया, 40 हो गया, क्योंकि 50 में से 10 घट गए तो 40। अब 40 के बाद 7 हमको करना है, तो 5 का क्या होता है, 2 v होता है, और i का मतलब 1 होता है, 2 बार i दे देंगे तो 2 i होगी।
तो ये हमारा 50 हो गया। उसके बाद ध्यान रखना है कि जैसे ही इसके ऊपर बार हो जाता है तो वो 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 4 के ऊपर में बार का मतलब हो गया 4000, 10 के ऊपर बार का मतलब हो गया 10,000। ये ध्यान रखना है। और DM मतलब यही इसी की सहायता से, सपोज करिए मुझे 94 लिखना है, तो 94 में हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, c लिखेंगे, xc से क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। और 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, v मतलब 5 और 1 में घटा दिया तो 94। इन्हीं की सहायता से, इन्हीं 1 2 3 4 5 6 7 की सहायता से, जैसे हम 9 की सहायता से पूरा संख्या लिख सकते हैं, इसी तरह इसी 5 की सहायता से हम पूरी संख्या का पूरी संख्या हम रोमन नंबर में लिख सकते हैं। अब आते हैं स्थानीय मान क्या होता है और जाति मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अच्छा अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इस जगह पे मैं आप पढ़ाऊं तो मैं एक टीचर, हमारे हाथ में मैग्नेटिक मार्कर है तो मैं एक टीचर हो गया। मैं चला गया वहां खेत में और खेत में हल चल पकड़ लिया तो मैं एक किसान हो गया, या मैं एक हल जोतने वाला हो गया। वही मैं फिर जाकर के हाथ में ब्रश ले लिया, हार्पिक ले लिया तो मैं एक स्वीपर हो गया, या झाड़ू ले लिया तो मैं एक स्वीपर हो गया। मैं कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ गया तो मैं एक कलेक्टर हो गया। मैं सीएम की कुर्सी पे बैठ गया तो मैं एक सीएम हो गया। डीएम की कुर्सी या पीएम की कुर्सी पे बैठ गया तो मैं एक सीएम या डीएम क्षमा चाहता हूं, तो पीएम हो गया। तो मतलब जिस स्थान पे हम जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग स्थानीय मान हो जाता है। मतलब जैसे इकाई, जैसे सपोज करिए कि 4372 है, तो 2 किस इकाई स्थान पे है, इकाई का स्थान, इसलिए 2 गुना 1 हो गया इसका मान। 7 किस स्थान पे है, तो दहाई के स्थान पे, तो 7 into 10 इसका मान हो गया 70। 3 किस पे है, सैकड़े के स्थान पे है, तो 3 into 100 इज इक्वल टू क्या हो गया 300। इसकी वैल्यू जो हो गई स्थानीय मान, उस स्थान का मान। 4 किस स्थान पे, 1000 के स्थान पे है, तो 4 गुने 1000 इसका मान क्या हो गया 4000। तो मतलब जिस स्थान पे हम रहते हैं उस स्थान के अनुसार उसका स्थानीय मान होता है। जबकि जाति मान, अच्छा मैं हूं तो एक आदमी ही, मैं हूं तो एक अवधेश झा ही, तो हमारी फेस वैल्यू वही रहेगी। इसका मतलब है कि किसी चीज का स्थानीय मान उसके स्थान के अकॉर्डिंग तय होता है, लेकिन जाति मान फेस वैल्यू जो होती है हमेशा वही संज्ञा। 4 का स्थानीय मान तो यहां 4000 हो गया, लेकिन जाति मान क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगी 4 होगी। 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगी, लेकिन जाति मान 3 ही होगी। 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगी, लेकिन जाति मान 7 ही रहेगी। 2 का इकाई स्थान पे है तो 2 का इकाई मतलब स्थानीय मान और जाति मान दोनों बराबर ही रहेगा। तो ये हम लोग फिर से मैं एक बार दोहरा लेता हूं। भारतीय गणना प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें हम मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की बात करते हैं, और रोमन प्रणाली आपने देख ही लिया। चलिए उसके बाद स्थानीय मान, किसी स्थान पे उस मतलब इकाई के स्थान पे है तो उसका इकाई के अकॉर्डिंग उसका स्थानीय मान होगा, और जाति मान मतलब या फेस वैल्यू क्या होती है वही रहती है। ये सब हम सीखने के बाद अब हम लोग आते हैं ये पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती क्या होता है। तो पूर्व, अच्छा ये बताया आप, हम आपसे प्रश्न पूछे तो प्रश्न हम पूछे उसके बाद आप उत्तर देंगे। उत्तर मतलब हमेशा बाद होता है, उत्तर मतलब बाद। जैसे हमने आपसे प्रश्न पूछा कि भैया 2 और 2 क्या होता है, तो आप कहेंगे 4, तो 4 हमारे प्रश्न पूछने के बाद आपने कहा। तो हमेशा ध्यान रखना है उत्तरवर्ती में हम क्या करेंगे, हमेशा 1 जोड़ देंगे। और पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, सबसे पहले सूर्य कहां उगता है, ध्यान रखना है, याद करने की बात बता रहा हूं कि सबसे पहले सूर्य कहां उगता है, पूरब में, तो पूरब मतलब पहले। तो पहले में हम क्या करते हैं 1 घटा देते हैं। हमेशा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, 100 का पूर्ववर्ती या 99 का उत्तरवर्ती, यही सब पूछा जाता है लास्ट वाला। तो ये ध्यान रखेंगे, पूर्ववर्ती मतलब पूर्व मतलब पहले, 2 किसी संख्या में 1 घटा देंगे तो पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाएगा। उत्तरवर्ती मतलब बाद, एक जोड़ देंगे तो उत्तरवर्ती हो जाएगा। अब आते हैं हमारी प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या का, जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमेशा ध्यान रखना है गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या।
अब गिनती की संख्या में हम लोग ध्यान दें तो एक चीज हमें हमेशा याद रहता है कि सबसे छोटी संख्या तो हम लिख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या हम लोग आराम से लिख सकते हैं और वो है 1, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक, हाँ, कोई भी अंक की संख्या हम लिख सकते हैं। जिस जिस अंकों की बड़ी संख्या लिखना है उतने बार हम 9 लिखते हैं। पूर्ण संख्या, अब इसी गिनती की संख्या में जब गिनती 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 बढ़े, हम उसी गिनती की संख्या में हम शून्य जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या में, ध्यान रखेंगे आप, किसी भी प्राकृतिक संख्या में जब शून्य हम इंक्लूड कर देते हैं तो वही पूर्ण संख्या हो जाती है। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या पे आधारित 4 संक्रियाएं हैं। उस 4 संख्या जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इस पे रिलेटेड जैसे योगात्मक सत्समक क्या होता है, उसका क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इन सब की भी चर्चा हम लोग करेंगे क्योंकि उससे प्रश्न आते हैं। अब सम संख्या की बात आई, पूर्ण, फिर से एक बार मैं दोहराऊं, पूर्ववर्ती एक घटा देंगे, उत्तरवर्ती एक जोड़ देंगे। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। अभी हम लोग विभाजिता का नियम पढ़ेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। 2 से विभाजित नियम का लिए क्या है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 ये 4 चीज रहे, वो संख्या क्या होगी? 2 से कट जाएगी। और 2 से कट जाएगी तो मतलब वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। सम संख्या किसे कहेंगे? जिस संख्या के लास्ट डिजिट में, यानी इकाई अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाएगी। और 2 से कट जाएगी मतलब वो सम संख्या है। विषम संख्या बस जस्ट इसका उल्टा, जो बाकी संख्या बच गई इस 10 में से, तो 1, 3, 5, 7, 9, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा उसे हम विषम संख्या कहते हैं। फिर से मैं दोहरा दूं, सम संख्या जिस संख्या के अंत में इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसे हम सम संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहे उसे हम विषम संख्या करते हैं। अब हम लोग अगला आते हैं, भाज्य और अभाज्य। हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं सारा आप लोगों के, ताकि आप लोगों के समय न बर्बाद करूं और क्वालिटी का समय आपको दे सकूं। भाज्य संख्या क्या कहते हैं? भाज्य संख्या का मतलब होता है हर एक संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या आप लेंगे, 2 चीज से श्योर करता है, एक खुद से और एक से विभाजित होता है। जैसे हम संख्या लिए, मान लीजिए 6, 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 6 से, ये निश्चित है कटेगा ही। तो अब जब निश्चित है कटेगा ही, तो कुछ संख्याएं ऐसे भी, जैसे 6 एक चीज और से भी कट सकते, 2 से भी कट सकते, एक चीज और से भी कट सकते थे, 3 से भी कट। तो जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। फिर से अब मैं दोहरा रहा हूं, यदि कोई संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी संख्या से न कटे, जैसे 2 किससे कटेगा? 1 और 2 से। 3 किससे कटेगा? 1 और 3 से। 5 किससे कटेगा? 1 से और 5 से। 7 किससे कटेगा? हमेशा प्रश्न पूछे जाते। तो जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो, फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हो भाज्य संख्या, जिसके केवल 2 अपवर्तक हो उसको क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या। एक ऐसी संख्या है 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी कोई ऐसा सम नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो मतलब प्राइम नंबर की बात हम कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर। अब प्रश्न पूछा जाता है कि 100 तक के प्राइम कितने प्राइम नंबर होते हैं, इसलिए मैं इसको लिख लिया हूं। 100 तक टोटल 25 होते हैं। अब पूछा जाएगा कि 10 तक कितने प्राइम नंबर है? 10 तक 4 है। पूछा जाएगा कि 20 तक कितने प्राइम नंबर है? तो 4, 5, 6, 7, 8 है। पूछा जाएगा 50 तक कितने प्राइम? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है। पूछा जाएगा 50 तक, 100 तक कितने हैं? तो फिर इसी तरह हमारी बात होगी। हाँ, तो फिर हुआ ये कि हमेशा जो प्रश्न की जो प्रकृति होती है वो क्या होता है कि 100 से 500 तक कितने अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के लिए आप लोगों को दिमाग में आ ही गया होगा कि जिसके 2 केवल फैक्टर हो, जो
जिसके मतलब जो केवल एक और खुद से कटे उसे अभाज्य कहेंगे, जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनको भी इंक्लूड कर लिया है कि 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 30 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग, या प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है, प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n+1/2 और सम संख्याओं का योग होता है n × n+1 और विषम संख्याओं का योग होता है n²। अब इस पे हम एक एक सवाल ले लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि 1 से लेकर के ऐसे ऐसे करके लिखा रहेगा 50 तक का योग क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, n × n+1/2। तो हम क्या करेंगे, n लास्ट संख्या जो होगा वही हमारा n होगा। तो क्या होगा 50 + 1 तो क्या हो गया बटे 2, 50 × 51/2, 2 से काटे 25 मतलब 25, 51 × 25 गुना कर देते हैं, 25 एकम 25, 5 हाथ में 2, 25 × 5 125 और 2 127। ठीक, तो ये हो गया। अब कहेगा कि 2 4 6 8 60 तक का योग क्या होगा। ये सम संख्या वाला हो गया। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, n × n+1। अब दिक्कत है कि हमारा n क्या होगा। तो n के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी लास्ट संख्या होती है वो n बराबर उसके बट्टे 2 हो जाता है। तो 60/2 बराबर क्या हो गया, तो 30। अब हमारा क्या हो गया, n 30 × 30 + 1 क्या होगा, 30 × 31, 31 × 93 930। एक और आता है, सब बाकी सारे ऐसे, या प्रथम कहेगा प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तब n = क्या हो जाएगा 20 होगा। जब कहेगा प्रथम, या कहेगा प्रथम 40 तो फिर प्रथम 40 की मतलब क्या होगा, n = 40। अब आएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कह देगा मान लीजिए 39 तक का योग क्या होगा। इसके लिए हमारा जो n होगा, क्योंकि ये क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए क्या होता है, जो n होता है वो लास्ट संख्या में एक हम ऐड करके 2 से भाग दे देते। 39 × 1 40, 40/2 = 20। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है n², तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400। तो आपने देख लिया कि जब प्राकृतिक संख्या होगा, नेचुरल नंबर की बात की जाएगी, तो नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, नेचुरल नंबर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यदि हम इवन की बात करेंगे तो इवन के लिए हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। हम ऑड की बात करेंगे तो ऑड के लिए हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। ये आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की बात की जाए। हमेशा ध्यान रखना है, यदि कहेगा कि 4 अंकों की यदि कहेगा 4 अंकों की बड़ी संख्या है तो हम 4 × 9 लिखेंगे। जितने अंकों की बड़ी संख्या होगी उतने टाइम्स 9 लिखेंगे। उसके बाद भी एक प्रश्न और आता है, पहले हम इस पे देख लेते हैं। और कहेगा 4 अंकों की छोटी संख्या कहेगी तो हम 1 लिख देंगे और इतने बार 0 लिखेंगे कि ताकि हमारा जो वो हो डिजिट हो वो 4 डिजिट हो जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 4 हो गए। अब सवाल आता है, कोई संख्या आएगा कहेगा कि 0 7 9 और 2 की सहायता से आप बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बताएं। इसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। तो पहले 9 रखेंगे, फिर 7, फिर 2, फिर 0। ये हमारा सबसे बड़ा संख्या होगा। अब छोटी संख्या 4 डिजिट की होगी, तो चूंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर वो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं 2 7, 2 के बाद 0 कर देंगे, फिर 7 और फिर ये 9। ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की भी बात की जाती है हमेशा। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे मुझे याद आएगा हम बता देंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या
जो p बट्टे q के रूप में हो और q जो हो वो 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या होता है जो अंडर रूट में हो, ऐसे ही अंडर रूट 4 नहीं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, जिसका अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय, क्योंकि वो q जो हो वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब पूर्णांक की बात आते हैं। पूर्णांक मतलब, तो पूर्णांक को हम निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दो में बांट लिए, और इसको हम समझने के लिए थोड़ा इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। सॉरी। देखिए, तो ये संख्या रेखा है, नंबर लाइन जिसको बोलते हैं, ये संख्या रेखा है। इसको भी मैं इरेज कर दूं। हाँ, तो संख्या रेखा पे ध्यान से देखना है। संख्या रेखा पर जो बीच में होता है वो 0 होता है। 0 के बाएं तरफ क्या होता है? निगेटिव इंटीजर होता है, और 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब एक मेन बात होती है कि क्या -1 इज ग्रेटर देन -7? तो यस। क्यों? क्योंकि बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर लाइन पे, मतलब संख्या रेखा पे -1, जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ जाएंगे, ऐसे की तरफ जाएंगे, तो हमेशा धनात्मक होगा और बढ़ेगा। यही वजह है कि 4 से बड़ा 5 होता है, -1 से -6 से बड़ा -1। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर ये इसके दाहिने तरफ अंकित है। अब हमारा प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि हम पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या में ये भी इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूड होता है, और ये भी इंक्लूड होता है। मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी, निगेटिव इंटीजर भी, और 0 भी। मतलब 0, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, सारे को मिला करके हमारा क्या हो जाता है? पूर्णांक संख्या। अब वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जो अंडर रूट में भी हो, ऐसे भी हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जो अंडर रूट 4 में भी हो, संख्या में भी हो, अंडर रूट में भी हो, उससे हम सबको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? जो संभव नहीं है। -√2 संभव है? नहीं है। -√3 संभव है? नहीं है। -√7 संभव है? नहीं है। इसे हम काल्पनिक रेखा करते हैं। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल देंगे। दिमाग में अभी उसका हिंदी नहीं आ रहा है, मोबाइल में देखना पड़ेगा क्या मुझे। भूल जाता हूं कभी कभी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम बड़ी संख्या लिखना है तो उसको हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। डिसेंडिंग मतलब फिर भूल गए, हाँ, अवरोही। अवरोही में, अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा। और आरोही का मतलब होता है सबसे पहले छोटा। मतलब थोड़ा हम एक पेज ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आरोही, ये दो ऑर्डर हमेशा पूछा जाता है, और अवरोही। तो आरोही का मतलब होता है आरोह करना, चढ़ना। चढ़ना किससे शुरू करते हैं हम? शुरुआत से, मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, इसको हम कहते हैं आरोही क्रम। और बड़े से छोटा को हम क्या कहते हैं? बड़े से छोटा को हम कहते हैं अवरोही क्रम। अवरोह करना मतलब नीचे उतरना, या इसको क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, और इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो ये अब हम लोग प्रश्न पे आ रहे थे। तो हमारा क्या था कि वास्तविक काल्पनिक, फिर से एक बार दोहरा दो, बड़ी संख्या लिखना हो तो उसको हम क्या करेंगे? अवरोही क्रम में लिखेंगे, और छोटी संख्या लिखना हो तो हम उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। जब हमारे पास कोई संख्या दे देगा, उसके बाद कहेगा संख्या बनाने के लिए, तब परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में हो, और q जो हो 0 के बराबर नहीं हो। फिर इसमें अपरिमेय संख्या क्या होगा? जो p बटे q के रूप में हो, इरेशनल नंबर, और जो q 0 के बराबर हो सकता है। पूर्णांक मतलब जिसमें निगेटिव इंटीजर भी हो, पॉजिटिव इंटीजर भी हो, 0 भी हो, उसे हम क्या करेंगे? पूर्णांक कहेंगे।
निगेटिव पॉजिटिव समझ में आएगा, जिसके पीछे मतलब कोई भी संख्या के पहले जब निगेटिव का साइन लग गया तो वो निगेटिव इंटीजर हो गया, और पॉजिटिव का साइन हो गया तो वो पॉजिटिव। पॉजिटिव अक्सर नहीं लिखा जाता है। वास्तविक संख्या जो किसी भी रूप में हो, चाहे अंडर रूट में हो चाहे कुछ भी हो, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है, और काल्पनिक जो संभव नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, अब हमारा आता है भिन्न क्या होता है। तो वही परिमेय संख्या को ही हम दूसरे रूप में भिन्न भी कहते हैं। यहाँ हमारा अंश और हर होता है। अब इस भिन्न में कई तरह के प्रकार होते हैं, 8-9 प्रकार होते हैं। उस प्रकार को हम धीरे धीरे समझते हैं और आराम से आ जाएगा। भिन्न मतलब होता है जो अंश बट्टे हर के रूप में हो, मतलब ऊपर न्यूमरेटर हो नीचे डिनोमिनेटर हो। अब ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। इसी पे खेला है सारा। क्या उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन किसे करेंगे, जिसका अंश, ध्यान रखना है, जिसका अंश जो हो वो हर से छोटा हो। अंश क्या होगा, छोटा, हर क्या होगा, बड़ा, तो वो कौन सा कहलाएगा, वो कहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब उचित भिन्न कहलाएगा। अनुचित भिन्न बस जस्ट इसका उल्टा, जो 7 ऊपर है नीचे है वो ऊपर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। मिश्र भिन्न की बात करते हैं। मिश्र भिन्न वो होता है जैसे हम 7 में, अब इसी में देखिए 7 में हम 4 का डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4 आया क्या 3, तो ये 3 रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर को क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, 4 1 जा 4 और 3 7/4। तो इसी को कहते हैं मिक्स्ड। इसमें पूर्णांक भी होते हैं, मतलब पूरा नंबर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन उसको कहते हैं जो इसका उल्टा हो गया। जैसे 2/5 का उल्टा 5/2, 4/5 का उल्टा 5/4, या 5/4 का उल्टा 4/5। तो उसका उल्टा उलट देना है 1/, हम कोई भी संख्या का रेसिप्रोकल कैसे हैं, जैसे 5/7 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे, हम 1 में 5/7 से भाग दे देंगे, मतलब 7/5 हो जाएगा। अब वितत भिन्न, वितत भिन्न का मतलब होता है कंटिन्यूड हो। हाँ, कंटिन्यू मतलब लगातार हो, वितत मतलब लगातार। लगातार वाली बात कहां से आएगी, 1 + 1/2 + 1/3 + 4/5 इस तरह करके कंटिन्यू रहेगा, उसे हम वितत भिन्न कहेंगे। उसका समान भिन्न, समान भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसके सारे फ्रैक्शन, वैसा फ्रैक्शन जिसका हर जो हो वो सेम हो, मतलब न्यूमरेटर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, अंश कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर जो हो वो हमेशा क्या हो, इक्वल हो, उसे हम कहते हैं समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा दे, भिन्न क्या होता है, जो अंश बट्टे हर के रूप में हो। उचित भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होगा उचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होगा। मिश्र भिन्न जिसमें नंबर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा उसको मिश्र भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न उसका उल्टा कर देंगे। वितत भिन्न जो कंटिन्यूड हो, और समान भिन्न जिसके जो हर हो वो क्या हो, हमेशा बराबर हो सब। अब आता है असमान भिन्न। असमान भिन्न में क्या होता है, इसमें हर कुछ भी हो सकता है। इसमें देखिए इसमें 4 आया, इसमें 5 आया, इसमें 7 आया, इसमें 12 आया, तो सबका हर अलग अलग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अब तुल्य भिन्न होता है। तुल्य भिन्न पे क्षमा करें, हमेशा प्रश्न पूछा, तुल्य मतलब इक्विवेलेंट। जैसे कहेगा 4/20 का इक्विवेलेंट निकालें आप, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई सेम नंबर से जब हम इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई, ध्यान रखना है या तो हमको भाग करना है या हमको गुणा करना है समान अंक से, तभी हमारा जो होगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे 4/5 है, इसको हम 2 से गुना 2 से नीचे गए तो कहते हैं 8/40, ये भी इसका समतुल्य भिन्न है। या हम भाग दे देते हैं 4/5, 20 में हम भाग दे देते हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा 1/5, तो ये भी इसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब किसी संख्या में हम समान संख्या से भाग या गुणा करते हैं, अंश और हर दोनों में, तो जो हमारे भिन्न प्राप्त होता है उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे। अब है विभाज्यता का नियम, और विभाज्यता के नियम से पहले हम लोग जान जाए भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो विभाज्यता, डिविजिबिलिटी से पहले हम विभाज्यता का नियम भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले क्या है, भागफल क्या होता है। तो जो जैसे कोई संख्या है, हमने इसको इस तरह लिखा है, 6 में हम 25 में हम 6 से भाग देते, जिससे भाग देते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं या इसको भाजक कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम भाज्य कहते हैं या डिविडेंड कहते हैं।
और जो हमारे पास भागफल प्राप्त होता है उससे हम क्वेश्चन बोलते हैं, और शेषफल जो होता है, जो शेष बचता है, उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। बहुत आसान। तो क्या होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। फिर से बता रहा हूं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही होता है हमारा। अब हमारा विभाज्यता का नियम है, और ये नियम यदि आपको आ गया तो आपको पता चल जाता है कि कौन संख्या में किससे भाग, और इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ में इसकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, हर एक जगह जरूरी होती है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ में तो क्या है। अब दो का नियम क्या है, किसी संख्या के लास्ट डिजिट में, अभी हम सम संख्या पे बात आए थे तो याद आया होगा आपको, जिसके लास्ट डिजिट मतलब इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, वो संख्या 2 से कट जाएगी। सपोज करिए कि हमने एक संख्या लिया, मान लिया हमने लिया 24, 20 लिया, तो 20 के लास्ट में क्या है, 0। इधर कुछ भी है, डजेंट मैटर। मतलब किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। यही हमारा विभाज्यता नियम 2 का है। 3 का नियम है, कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या, सपोज करिए 7, 6, 3, 5, 4, अभी सबको जोड़ देते हैं। 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 5, 21, 21, 4, 25 और 2, 27। 27 क्या कटेगा, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। मतलब किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है, किसी संख्या में हम उसके अंकों का योग करेंगे, उसमें 3 से भाग दे देंगे, यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यही 2 का नियम फिर से बता दूं, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, वो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से नियम, संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब हमारा आता है 4 का नियम। 4 का नियम क्या है, कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या है उससे मुझे मतलब नहीं है। जैसे सपोज करिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, कुछ भी लिख दीजिए आप। तो हमको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो या फिर 4 का डिविजिबल हो, 4 का अपवर्त्य हो, तो उसे हम कहते हैं, मतलब 4 का गुणज हो, उसे हम क्या, मतलब 4 का पहाड़ा में आए, 4 से कट जाए, तो वो संख्या इधर क्या है कोई मतलब नहीं, वो 4 से कट जाएगी। फिर से मतलब इकाई और दहाई अंकों के स्थान पे जो बनी संख्या है उसमें हम 4 से भाग देते हैं, और यदि वो कट जाती है 4 से तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 का नियम बहुत ही आसान है, लास्ट डिजिट में जैसे हम 2 में देखते थे, इसमें क्या है, 2 ही चीज होगा, 0 और 5 है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। 6 का नियम, 6 का नियम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन अच्छा है। देखिए क्या है, 6 का नियम है, जो संख्या 2 से और 3 से कटे। अब 2 का नियम क्या है, किसी संख्या की इकाई अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से कटेगा। 3 का नियम क्या है, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी। तब जब 2 और 3 दोनों से कट जाएगी तो संख्या वो 6 से कट जाएगी। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 4 का नियम, किसी संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 का नियम, किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। 6 का नियम, किसी संख्या के इकाई और दहाई अंकों से, ध्यान दें, संख्या 6 का नियम, जो जब संख्या कोई संख्या 2 और 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 6 से कट जाती है। अब 7 का नियम क्या है, ध्यान से देखिए, हमने एक संख्या लिया 805, तो हम क्या करते हैं, इधर क्या है इससे मुझे मतलब नहीं है, हम क्या करते हैं, इस 5 का दोगुना करते हैं। कहता है इकाई अंक का दोगुना करने के बाद उस संख्या में से हम घटा देते हैं। अब इधर क्या है इससे मतलब, जैसे 805 लिया हमने तो 5 का गुना किया, अब 80 हमारा शेष बचा, तो 80 में से हम 10 घटाए 70, तो यदि घटाने के बाद वो संख्या 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। 7 का नियम अक्सर कोई नहीं बताता है, फिर भी देख लें आप, यदि इकाई अंक का दोगुना उस संख्या के शेष भाग से घटाने पर प्राप्त संख्या 0 या 7, 0 हो या तो 0 हो जाए या फिर 7 का गुणज हो तो संख्या 7 से कट जाएगी। 8 का नियम, बस 4 वाले नियम में हमको एक जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, 8 का नियम में क्या होता है, यदि किसी संख्या की इकाई, ध्यान से देखें, इकाई, दहाई और सैकड़ा,
ये 3, उसमें हम लोग क्या करते थे, इकाई और दहाई लेते थे। इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा की बात करेंगे। तो यदि कोई संख्या में, ध्यान से देखना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8 का नियम, जैसे सपोज करिए कि मैं संख्या लिया 4 3 6 2 8 4, एक और ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। अब हमको इधर क्या है, कोई मतलब नहीं है, हमको लास्ट 3 डिजिट से मतलब है। तो लास्ट 3 डिजिट में क्या, 848 है। अब हम 848 में 8 से भाग दें, 8 एकम 8 कट गया, फिर 4 आया, नहीं 8 6 48। तो मतलब ये संख्या क्या लिख रहे हैं आप, उससे कोई मतलब नहीं है, वो संख्या 8 से कट जाएगी। जिस तरह 4 में हम 2 डिजिट लेते थे, 8 में हम 3 डिजिट लेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का नियम, बस जो 3 का नियम था वही 9 का नियम है। क्या नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या, जैसे सपोज करिए कोई संख्या हम लेते हैं 4 3 2 5 4, अब देख जोड़ लेते हैं, 4 3 7 2 9 5 14 4 18, 18 9 दूनी 18, मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। मतलब संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। आराम से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से मैं दोहराता हूं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब हमारा 10 का क्या नियम है, लास्ट डिजिट यदि 0 हो तो वो संख्या 10 से कट जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं, लास्ट में 0 होगा तो 10 से कट जाएगा। अब हमारा क्या आता है, और वो आता है 11 का नियम। 11 के नियम को समझने के लिए हमको एक पेज लेना पड़ेगा। सपोज करिए 11 का नियम क्या है, सपोज करिए हमने एक संख्या लिया 1331, इसमें क्या आता है, हम नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4। अब सम स्थान हमने लिखा, सम स्थान, और हमने लिखा विषम स्थान, और क्लियर हो जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। सम स्थान और विषम स्थान। अब सम स्थान क्या है, विषम स्थान क्या है, ये देख लीजिए। सम मतलब जो 2 से कट जाएगा वो सम है। ये इस स्थान पे क्या क्या संख्या है, तो है 1 + 3। विषम स्थान क्या है, 1 और 3, तो मतलब 1 और 3। अब दोनों को जोड़ देते हैं 4। अब दोनों को घटाते हैं 0। तो यदि किसी संख्या के सम स्थान पे स्थित अंकों का योग विषम स्थान पे स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का अपवर्त हो तो वह संख्या 11 से कट जाती है। समझ में आ गया आपको, मतलब 11 का क्या है, यदि किसी संख्या के सम स्थान पे स्थित अंकों का योग विषम स्थान पे स्थित अंकों के योग का अंतर 11 से कट जाए, 0 हो या 11 का अपवर्त हो, वह संख्या 11 से कट जाएगी। 12 का नियम क्या है, जैसे हम 6 में क्या करते थे, 2 और 3 करते थे, इसमें उल्टा है, जो संख्या 3 से और 4 से कट जाएगी वो क्या कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी। अब हमारे पास आया 15 का नियम, जो संख्या 3 और 5 से कट जाएगी वह 15 से भी कट जाएगी। अब फिर से मैं दोहरा लूं, 8 से विभाजित रखना, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का नियम क्या, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 10 का नियम बहुत ही आसान, लास्ट में 0 हो। 11 का नियम हमने आपको बताया, किसी संख्या के अल्टरनेट डिजिट सम स्थान, मतलब सम स्थान पे स्थित अंकों का योग विषम स्थान पे स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का अपवर्त हो तो वह संख्या 11 से कट। 12 का 3 और 4 और 15 का 3 और 5। अब सवाल आता है, और वो ये आता है, मैं एक पेज ले लेता हूं, पहले अभी देख ले हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। 11 का तो समझ में आ ही गया, इसके साथ साथ हमें 4 संक्रियाएं पढ़नी है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे इकाई अंक और योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक की बात करेंगे। तो देखिए, मुख्य रूप से संक्रियाएं जो होती है वो 2 ही होती, जोड़ और घटाव। इसी को 2 में अलग करना, कई बार जैसे संख्या को 4 × 4 बराबर आप कहते हैं 16 होता है। 16 का मतलब है 4 को हम 4 बार जोड़ते हैं, 4 4 4 और 4। हम कहते हैं कि 16 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 भाग में जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। इसका मतलब है हम घटाते हैं, 16 में हम 4 एक बार घटाए 12 आया, फिर 4 घटाए 12 8 आया, फिर 4 घटाए 4 आया, फिर 4 घटाए 0 आया। तो ये जो हम देख रहे हैं संक्रियाएं क्या होती है
केवल दो होती है, जोड़ और घटाओ। बार बार हम जोड़ते हैं तो वो किस किस रूप में परिणत हो जाता है, वो गुणा में परिणत हो जाता है, और बार बार घटाते हैं तो वो भाग में परिणत हो जाता है। अब हमारा आता है ये चार नियम, और उस चार नियम पे आधारित हमारी हमेशा कभी कभी क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम, ये क्या हो गया भाई, हाँ, अब देखिए संवरक नियम क्या है, क्लोजर लॉ क्या है। तो कोई भी पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, जैसे चार हमने लिया, एक संख्या लिया हमने चार, तो चार क्या है हमारा, पूर्ण संख्या है, और पांच भी क्या है हमारा, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ण संख्या में हम पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आएगा। तो यही ये नियम कह रहा है कि 9 भी क्या है, पूर्ण संख्या ही है। या हम कोई संख्या 4 लेते हैं और गुणा कर लेते हैं उसी 5 संख्या से, दोनों पूर्ण संख्या है, तो आंसर जो हमारा आएगा वो भी पूर्ण संख्या ही होगी। मतलब क्लोजर लॉ कहता है कि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ने पे पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को गुणा करने पे पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसी को हम कहते हैं क्लोजर लॉ या समवरक नियम। अब आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, कि यदि कोई दो संख्या है, मान ली 3 लिया और 7 ली, इसको 3 में हम 7 जोड़ें या 7 में 3 जोड़ें, हमारा आंसर 10 ही आएगा। 3 में 7 का गुणा करें या 7 में 3 का गुणा करें, हमारा आंसर 21 ही आएगा। यही है क्रम विनिमय नियम, कि यदि किसी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़ें और जोड़ने के बाद उसके क्रम को बदल के फिर जोड़ें, तो हमारा आंसर वही होगा, सेम होगा। मतलब इस संख्या, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या के क्रम को भी बदल करके जोड़ने पे a प्लस बी करें या b प्लस a करें, a गुना b करें या b गुना a करें, हमारा आंसर सेम आता है। अब हमारा आता है साहचर्य नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसका मतलब है वो कोई 3 संख्या ले हम, जैसे हम इरेजर लेकर के इसको हटा देते हैं और फिर 3 संख्या लेकर के आपको दिखाते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए क्या है, जैसे कोई 3 संख्या लिया हमने, हमने लिया 3, हमने लिया 4, हमने लिया 5। अब 3 प्लस 4 प्लस 5 ये करें, या 3 प्लस 4 और प्लस 5 करें। मतलब हमने क्या किया, दो को एक तरह ले लिया, फिर अलग 3 संख्या है और 3 में से 2 को हम एक तरफ ले लिया और एक को छोड़ दिया, फिर लास्ट में हम क्या क्या, पहले शुरू का 2 ले लिया और लास्ट छोड़ दिया, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं। मतलब 3 प्लस 9 बराबर 12, 4 3 7 प्लस 5 बराबर 12। मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि कोई भी संख्या के क्रम को हम एक साथ कर लेने, मतलब क्रम मतलब नहीं, क्रम ना कह करके हम ये कहेंगे कि 3 संख्या में प्रथम 2 संख्या को ले लें और उसके बाद जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारा मेन नियम जो है वो बंटन नियम है, और इससे प्रश्न हमेशा आते हैं। इसके लिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि ए का, ध्यान से देखेंगे, ए का बी प्लस सी, जैसे ए इंटू बी प्लस सी है, तो ए का बी में गुणा और ए का सी में भी गुणा होता है। ये हमारा बंटन नियम है ना, बांटने वाला नियम। जैसे सपोज करिए एक संख्या में लेता हूं, सपोज करिए ये है 5 6 और 7, 5 इंटू 6 प्लस 7। इसका मतलब है दोनों तरह से हम कर सकते हैं कि 5 गुने 13 और ये हमारा 65 आया, और दूसरा हम 5 गुने 6 प्लस 5 गुने 7, 30 और 35, मतलब 65 आया। तो बंटन नियम कहता है कि आपका इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप लोगों ने अच्छे से जाना। अब हमारे पास दो तरह के सवाल आते हैं, और वो हमेशा आते हैं, और वो आते हैं क्या, एक होता है योगात्मक तत्समक, सॉरी, और एक होता है गुणात्मक तत्समक। अब ये दोनों क्या है, ये अच्छे से जान जाएंगे, समझ में आ जाएगा।
अब योगात्मक तत्समक गुणात्मक तत्समक क्या है ये देखिए। योगात्मक तत्समक कह रहा है कि 0 ऐसी संख्या है जिसको चाहे जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, वैल्यू कोई परिवर्तन होता है। 10 में हम 0 जोड़ दें, क्या आएगा? 0 आएगा कि 10 आएगा? 10 आएगा। 10 में हम 0 घटा दें, क्या आएगा? 10 आएगा कि 11 आ जाएगा? 10 ही आएगा। तो मतलब 0 जो है वो योगात्मक तत्समक है। किसी भी संख्या में 0 हम चाहे जोड़ दें चाहे 0 को घटा दें, मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो जिस संख्या को जोड़ने या घटाने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम योगात्मक तत्समक। अब गुणात्मक तत्समक, 10 में हम 1 का भाग दे दें, क्या आएगा? 10। 10 में हम 1 का गुणा कर दें, क्या आएगा? 10। तो जिस संख्या से किसी संख्या में गुणा या भाग करने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अब प्रश्न आता है, और ये इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न ये होता है कि कोई चीज के पावर, जैसे सपोज के 7, 0 इक्वल टू क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखना है n टू द पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1 ही होता है। अब इसको हम प्रूफ कर देते हैं। जैसे सपोज करिए कि 7 के पावर 0 बराबर 1 है। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप। अब 7 के पावर हम ऐसे लिख सकते हैं 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 बराबर 0, या 5 माइनस 5 बराबर 0। अब हम एक फॉर्मूला होता है a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ये हमारा, अभी हम घातांक करनी पढ़ेंगे तब वाली बात है। तो क्या हो जाएगा ये? इसका मतलब होगा 7 टू द पावर 7 अपॉन 7 टू द पावर 7, क्या आया? 1 आया। ये देख लिया। दूसरा हमारा सवाल आता है, और ये आता है हमारा कि ध्यान से देखेंगे क्लियर हो जाएगा कि -1 टू द पावर 2 3 4 7 क्या आएगा? हमेशा ध्यान रखना है, -1 टू द पावर यदि सम है, मतलब इवेन की बात आएगी। अब इवेन ये है नहीं है, ये ऑड है। तो जब इवेन आएगी तो आंसर आएगा +1, और -1 टू द पावर यदि ऑड आएगा, मतलब विषम संख्या होगी, तो हमेशा आंसर जो आएगा वो -1 आएगा। ये आपने देख लिया। अब एक और सवाल आता है, ये इसी में आता है, और वो होता है, अब आपको कहेगा कि इकाई अंक बताएं। इकाई अंक क्या होता है? यूनिट प्लेस इसका क्या होगा? ये हमेशा क्वेश्चन आता है, इस पे थोड़ा ध्यान देना है। देखिए क्या है, आराम से देखेंगे समझ में आ जाएगा। सपोज करिए 7 3 2 5 6 8 टू द पावर 3 9 7। अब कहेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा? अब तो भैया इतना बार हम मल्टीप्लाई ना कर सकते हैं, और ना इतना एग्जाम पूरा 2 घंटा बैठ जाए तब भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, दिमाग थोड़ा ध्यान रखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। इसको मैं क्या करता हूं, ऊपर करके यूनिट प्लेस के लिए हम छोटा सा प्रयास करते हैं, और आप लोग ध्यान देंगे, आप लोगों को आ जाएगा। अब देखिए, एक बार है तो 1 है, 1 2 बार है तब भी 1 है, 1 3 बार है तब भी 1 है, 1 4 बार है तब भी 1 है। मतलब 1 लास्ट में है तो 1 ही आएगा। अभी देखिए सब क्लियर, एक एक करके मैं कर रहा हूं। 2 1 बार है तो 2 है, 2 यदि 2 बार है तो 4 है, 2 यदि 3 बार है तो 8 है, 2 यदि 4 बार है तो 16 है, मतलब 6 है। अब देखिए उसके बाद फिर क्रम चेंज हो जाता है, जैसे ही 2 के बाद 3 आएगा, 5 बार आएगा तो फिर यहां से शुरू हो जाएगा। इसलिए इस क्रम को आप देखेंगे, फिर हम आपको सवाल ये वाला करके आपको दिखाएंगे। फिर देखिए 3 की बात हम लोग करते हैं। 3 यदि 1 बार है तो 3 है, 3 यदि 2 बार है तो 9, मतलब 3 यदि 3 बार है तो 27, मतलब 7 है, 3 यदि 4 बार है तो फिर क्या हो जाएगा? 81, मतलब 1 आ गया। देख लिया आपने। फिर अब देखिए ऐसे हमारे पूरे 9 हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखिए 4 1 बार है तो 4 है, 4 यदि 2 बार है
तो 6 है। 4 यदि 3 बार है तो 4 है। 4 यदि 5 बार है तो 256 मतलब 6 है। अब देखें 4 में क्या हो गया, सम रहेगा तो 6 आएगा, विषम रहेगा तो 4 आएगा। अभी देखिए 5 का, देखिए 5 चाहे कितनों बार, 5 एक बार हो तो 5, 5 दो बार हो तो 5, 5 तीन बार हो तो 5, 5 चार बार हो। हमको याद कुछ ही करना है, तो हमारा क्या होगा, 125 बच्चे 625, 5 हो गया। अब 6 की बात आते हैं। 6 एक बार होगा तो 6, 6 यदि 2 बार होगा तो 36 3, 6 यदि 3 बार होगा 216 तब भी 6, 6 यदि 4 बार होगा 216 छा के 16 छा के 96, 1296 तब भी 6। मतलब 5 और 6 और 1, एक में आपने क्या देखा, एक कई कितने बार भी होगा एक ही आएगा, 5 कितने बार भी होगा 5 ही आएगा, 6 कितने बार भी होगा 6 ही आएगा। इन 2, 3 और 4 में थोड़ा डिफरेंट आया। अब हम आते हैं 7 पे। 7 एक बार है तो 7, 7 यदि 2 बार है तो 9, 7 यदि 3 बार है तो 343 3, 7 यदि 4 बार है तो 1, हाँ तो अब देखा 7 4 बार है तो लास्ट में 1 आ जाता है। अब उसके आगे करेंगे तो 3 7 1 गुणा करना पड़ेगा, लास्ट में 1 आएगा, ये ध्यान रखना है। अब 8 की बात करते हैं। 8 एक बार है तो 8, 8 यदि 2 बार है तो 64 4, 8 यदि 3 बार है तो 64 × 512, 8 यदि 4 बार है तो 4096। अब 9 की बात करते हैं। 9 एक बार है 9, 9 2 बार है तो 81, 9 यदि 3 बार है तो 729, 9 यदि 4 बार है तो फिर लास्ट में 1 आएगा। अब आपने क्या देखा, हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 1 5 6, इन तीनों को हमको याद नहीं करना है, क्योंकि एक को चाहे जितने बार होगा हमारा आंसर क्या आएगा, वही संख्या आएगी। तो 1 को हमने काट दिया, 5 को हमने काट दिया, 6 को हमने काट दिया। अब हमारे पास 2 3 4 7 8 और 9 आया। अब आप देख क्या रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो क्लियर आ जाएगा आपको कि 4 में एक छोटा सा लोच्चा है। लोच्चा क्या है कि यदि 4 एक बार होगा, 4 टू द पावर यदि इवन है और 4 टू द पावर ऑड है, ये 2 की बात आएगी। 4 के पावर यदि सम है तो हमेशा आंसर इकाई अंक जो आएगा वो 6 आएगा। 4 के पावर यदि विषम है तो आंसर जो आएगा वो हमेशा 4 आएगा, ये याद रखना है। अब 6 है, 2 में भी क्या देखिए, 2 में भी उसी तरह का है। एक बार होगा तो 2, 2 बार होगा तो 4, 3 बार है तो 8, 4 बार है तो 16, ऐसे ही 5 बार होगा तो फिर 2 से शुरू हो जाएगा। 3 में एक बार है तो 3। अब इसके लिए मतलब है कि हमको 4 से भाग देना पड़ेगा। अब 7 देखिए, एक बार है तो 7, 2 बार है तो 9, 3 बार है तो 3 और 4 बार है तो फिर 1। तो अब हम क्या करें, इसका मतलब है कि हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 4 4 8 32, 4 9 36, 3 पे 37, 4 9 36, 1 हमारा शेष बचा। 1 शेष का मतलब 7 एक बार होगा तो क्या आएगा 7, तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा 7। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और संख्या से हम ले लेते हैं। सपोज करिए 57 97 63 89 52 65 7 8 9 8, इकाई अंक क्या आएगा। हमको कुछ भी नहीं करना है, हम क्या देख रहे हैं, ये 2 है और ये 5 है, तो 5 दूनी 10, मतलब इकाई अंक 0 आएगा। बाकी कोई संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, इकाई अंक वाला भी समझ में आ गया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद
हमारा सब क्लियर हो जाएगा। फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो शुरुआत से देख लेते हैं। हमने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम में भारतीय गणना प्रणाली और हिंदू अरेबिक प्रणाली एक ही है, जिसमें इकाई दहाई की बात की जाएगी वो क्या हो जाएगा हमारी भारतीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय में जिसमें मिलियन ट्रिलियन की बात की जाएगी वो अंतर्राष्ट्रीय। और रोमन प्रणाली आप जान ही गए। स्थानीय मान किसी स्थान पे, चाहे इकाई स्थान पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है, उससे हम गुणा करते हैं। जाति मान वही रहती है सेम। फिर हमने क्या पढ़ा पूर्ववर्ती प्रीफिक्स और सफिक्स की बात किया। प्रीफिक्स मतलब किसी भी संख्या का प्रीफिक्स निकालने के लिए हम उसमें एक घटा देते हैं, और सफिक्स के लिए हम क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं। फिर प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं लिख सकते। उसके बाद पूर्ण संख्या, सबसे छोटी शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या 0 है, सबसे बड़ी हम नहीं लिख सकते। सम संख्या जो संख्या 2 से कट जाए या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से कट जाएगी तो सम संख्या होगी। विषम संख्या जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 होगा वो विषम संख्या कहलाएगी। फिर हम लोग आते हैं भाज्य संख्या, जो हर एक संख्या एक और खुद से कटती है। जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य कहते हैं। सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब होता है को प्राइम, जैसे 3 और 5 जिसका मौसौ क्या आए, मौसौ जो है वो एक आए उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1, n × n+1/2, और सम संख्याओं का योग n × n+1, विषम संख्याओं को n²। इन सब के लिए हमने एक एक आप लोगों को उदाहरण भी दिया कि कैसे हम n निकालते हैं। n जो होता है प्राकृतिक संख्या में लास्ट संख्या होती है। पूर्ण संख्या इवन सम संख्या में क्या होती है उसमें से हम 2 भाग दे देते हैं। विषम संख्या में क्या होती है एक जोड़ करके हम 2 भाग करके n निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की बात की। तो सबसे बड़ी संख्या जितनी डिजिट की होगी उतने बार 9, और छोटी संख्या के लिए हमने क्या किया उतना बार 1 लिख करके जितने बार 0 होगा वो। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में और q 0 के बराबर न हो। पर अपरिमेय संख्या में क्या होता है इरेशनल नंबर में, जो p/q के रूप में न हो या p/q हो, q 0 हो भी सकता है। फिर हमने पूर्णांक संख्या बात की कि सम धम मतलब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक प्लस 0 बराबर इंटीजर कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक जिस संख्या के पहले धन लगा हो वो धनात्मक, जिस संख्या के पहले ऋण लगा हो वो ऋणात्मक। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में सारे अंडर रूट भी आते हैं और ये भी आते हैं, संख्या भी आती है। काल्पनिक संख्या जो नहीं हो सकता संभव, जैसे -√2, इसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछा जाता है, तो छोटे से बड़ा को कहते हैं हम, जैसे आरोही मतलब 3 4 5 6, ये आरोही क्रम हो गया, और अवरोही हो गया 7 6 5 4 3, ये सब अवरोही क्रम हो गया, मतलब बड़े से छोटा छोटे से बड़ा। फिर हमने चर्चा किया भिन्न संख्या जो अंश बट्टे हर के रूप में हो, n/d के रूप में, उसे हम भिन्न कहते हैं। और उचित भिन्न जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, अनुचित में अंश बड़ा हर छोटा। मिश्र भिन्न में मतलब संख्या भी हो और भिन्न भी हो, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न मतलब उलट देते हैं तो व्युत्क्रम भिन्न हो जाए। वितत भिन्न मतलब जो कंटिन्यूड हो। समान भिन्न मतलब जिसके हर जो हो समान हो उसे हम समान भिन्न कहते हैं। असमान मतलब जिसके हर असमान हो उसे असमान भिन्न कहते हैं। तुल्य भिन्न किसी भी संख्या में गुणा या सेम संख्या से गुणा या भाग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है, तुल्य भिन्न कहलाता है। विभाज्यता डिविजिबिलिटी हमने बताया कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाजक जिससे हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, डिवाइजर। भागफल जो हमको प्राप्त होता है क्वेश्चेंट, और शेषफल जो होता है वो रिमाइंडर है। विभाज्यता के नियम हमने 2 का नियम, जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8 होगा वो 2 से कट जाएगी। 3 का नियम संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 का नियम इस संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों 4 का नियम मतलब लास्ट में इकाई और दहाई हम लेते हैं। इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 के नियम लास्ट डिजिट पे मतलब इकाई अंक के स्थान पे 0 और 5 होगा तो 5 से कट जाएगी। 6 का नियम जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगा 6 से। 7 का नियम इकाई अंक का दोगुना उस संख्या के शेष भाग से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 0 हो जाए या फिर 7 का गुणज हो तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। 8 का नियम बस जैसे 4 का नियम था वैसे 8 का नियम इकाई दहाई सैकड़ा, उसमें इकाई दहाई लेते थे, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा, यदि 8 से कट जाएगी पूरी संख्या। 9 का नियम वही संख्या के अंकों के योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 10 का नियम लास्ट में 0 हो। 11 का नियम सम स्थान पर स्थित अंकों का योग विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर 11 हो या 11 का अपवर्त हो तो 11 से कट जाएगी। 12
जो संख्या 3 और 4 से कट जाएगी वो 12 से कट जाएगी। 15 का नियम, जो संख्या 3 और 5 से कट जाएगी वो 15 से कट जाएगी। सम स्थान हमने दिखाया था आप लोगों को। फिर हमारा था 4 संक्रियाएं होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग। मुख्य रूप से 2 ही संक्रिया होती है, प्लस और माइनस। जब बार बार हम प्लस करते हैं तो वो हमारा गुणा में चेंज हो जाता है, बार बार माइनस करते हैं तो हमारा माइनस में चेंज हो जाता है। संवरक नियम, क्लोजर लॉ, किसी भी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ने पे पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्रम विनिमय, कोई पूर्ण संख्या को यदि हम क्रम से विनिमय कर दें, उलट पलट दें, विनिमय मतलब उलट आदान प्रदान करना, तो हमारा पूर्ण संख्या ही रहता है। साहचर्य नियम, ए का बी से जोड़ दिए या बी ए का ए इंटू बी, ए प्लस बी प्लस सी करें, चाहे ए का बी से पहले प्लस करके फिर सी जोड़े, बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। बंटन नियम, बांटना, ए का बी में भी मल्टीप्लाई होगा, ए का सी में भी गुना होगा। फिर हमने चर्चा किया था योगात्मक, तत्समक और गुणात्मक। यदि किसी संख्या को जोड़ने और घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसे हम योगात्मक तत्समक कहते हैं, और 0 योगात्मक तत्समक है। किसी संख्या में 1 से भाग या गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं, और 1 जो है गुणात्मक तत्समक है। अब हमने बताया था कोई भी चीज की पावर 0 होने पे वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। उसको मैंने प्रूव करके भी दिखाया था आपको। फिर हमारा है कि -1 टू द पावर यदि ऑड होगा तो हमेशा आंसर जो आएगा वो विषम आएगा, और -1 आएगा, और -1 के पावर यदि इवन होगा तो हमेशा +1 आएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक के लिए हमको ये चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। 1, 5 और 6 में कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 यदि एक बार हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा उसका घातांक होता है उसमें हम 4 से भाग देते हैं, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसके अनुसार हमारा होता है। इसमें 8 एक बार होगा तो 8, 2 बार है 4, 3 बार है 2, 4 बार है तो फिर 6 आता है। इस तरह हमने एक संख्या करके आपको बताया भी था। उसके बाद इसको भी करके दिखाया था। एक और छोटा सा है कि कोई भी संख्या प्लस को यदि हम प्लस से गुना करते हैं तो हमारा आंसर प्लस आता है। माइनस को हम यदि माइनस से गुना करते हैं तो हमारा प्लस आता है। प्लस को यदि हम माइनस से गुना करते हैं तो हमारा माइनस आता है। माइनस को हम यदि प्लस से गुना करते हैं तो हमारा माइनस आता है। एक संख्या देकर के मैं समझा दूं, जैसे -5 इंटू -5 तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 25। -5 इंटू 5 तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस माइनस -25। 5 इंटू -5 तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस -25, और 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। तो आज हम लोगों ने इतना जाना। नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी इसी तरह करके, क्योंकि आप लोग बड़े हैं और बड़े लोग हैं तो क्या होगा, ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो और लोगों को भी शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको अल्टरनेट डे पे देते रहेंगे, या हो सकता है 2 दिन पे, सप्ताह में 1 वीडियो अभी जाता रहेगा। जैसे ही हमारी डेट फिक्स हो जाती है फिर हम लोग मिल करके तैयारी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए